पत्रकार तभी बनता है जब साहित्यकार के अंदर का साहित्यकार ज़्यादा फड़फड़ाने लगे। मैंने बचपन से ही बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिनको मैं फॉलो करता रहा, जिनको मैं देखता रहा, जिनको मैं पसंद करता हूँ, लेकिन मैं प्रभावित बहुत कम लोगों से हुआ। कविता वह है जो वीर भगीरथ के रथ के पीछे पीछे लालायत आती है, स्वानता सुखाय की सीमा से आगे बढ़कर बहुजन हिताय हो सगर कुमार जियाती है। हालांकि ये सीक्रेट है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, कलमकार को सहूलियत मिल जाती है। जब आप किसी बड़े व्यक्तित्व के लिए लिखते हैं तो आपसे ज़्यादा उसका असर होता है, आपसे ज़्यादा आपकी कला से ज़्यादा उसका प्रभाव होता है। सही बात करें आप। कविताएं हम सुनते हैं, कवि सम्मेलन में भी जाते हैं। कविताएं कुछ देर असर छोड़ती है, कुछ देर असर रहती है, कुछ हमारे जहन तक पहुंचती है, मगर कई बार कुछ ऐसी कविताएं हम तक उन कवि सम्मेलनों के माध्यम से पहुंचती है जो शहर में सुर्खियां बनती है, शहर में उनकी चर्चाएं होती है। ऐसा ही एक काव्य पाठ कल राजसमंद ने राज महोत्सव में देखा। समय रात तकरीबन 1 बजे का था। एक युवा कवि मंच पर आते हैं, अपना काव्य पाठ प्रारंभ करते हैं और उस मंच पर और वहाँ सामने बैठे तमाम श्रोताओं पर कुछ इस तरह से छा जाते हैं कि उसके बाद न केवल उस कवि सम्मेलन में उनके साथ फ़ोटो लेने की एक लंबी चौड़ी भागदौड़ दिखाई देती है, बल्कि अगले दिन पूरे शहर में उसी नाम की सुर्खियाँ होती है। और वो नाम अभी हमारे साथ हैं और वो नाम होता है युवा कवि, ओज के युवा कवि राम भदावर जी। सबसे पहले तो आपका राजसमंद और राज महोत्सव में स्वागत है। कल बड़ी आपकी सुर्खियाँ रही, हम सुर्खियों तक पहुँचे। उससे पहले मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि हमारे दर्शक जाने कि राम भदावर किस पृष्ठभूमि से आते हैं, कहाँ से आते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारा नमस्कार, बहुत प्रणाम, जय हिंद। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप पत्रकारिता के माध्यम से समाज में जागरूकता ला रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पत्रकार तभी बनता है जब साहित्यकार के अंदर का साहित्यकार ज़्यादा फड़फड़ाने लगे तो फिर वो पत्रकार बन जाता है। क्योंकि साहित्य के साथ परिवर्तन करने में थोड़ा समय लगता है। मैं तो उसी फड़फड़ाहट से निकला हूँ। हाँ, वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन पत्रकारों के पास जो है वो इतनी सामर्थ्य होती है कि वो तुरंत परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जहाँ तक मेरा है तो इटावा में, उत्तर प्रदेश में एक शहर है इटावा, और इटावा में एक गांव है मेरा, पछाए गांव। पछाए गांव है, ये चंबल घाटी में, चंबल के तलहटी में, शुद्ध बीहड़ में गांव है। अच्छा। और भदावर पारपट्टी कहा जाता है इसको। बस वहीं पैदा हुए, पले बड़े हैं, वहीं से ये कार्यक्रम चल रहा है जी। अब बीहड़ का आप कह रहे हैं कि मतलब चंबल के बीहड़, तो चंबल के बीहड़ में भी बड़ी सुर्खियाँ रहती थी, बड़ी कहा जाता है कि बड़ी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव छोड़िए, दहाड़ तो कही जाती थी। मगर वो दहाड़ वहाँ उस गांव से, इटावा से होते हुए अब सम्मेलन, कवि सम्मेलन के मंच से आती है। और राष्ट्रवाद के साथ साथ अगर मैं आपके काव्य पाठ को जितना करीब से देखता हूँ, सनातन से जुड़ी तमाम चीज़ें आप कहते हैं। ये जुड़ाव कैसे, कहाँ से शुरू हुआ? ये जुड़ाव दरअसल आपको जो बनना है, ये प्रकृति पहले दिन से ही तय कर लेती है जी। ऐसा मैं मानता हूँ। आप कितना भी प्रयास कर लें कि आपको वो बनना है, लेकिन वो नहीं होता। आप लोग घूम फिर के वहीं आ जाते हैं जो चयन कर रखा होता है प्रभु ने, ईश्वर ने। तो हम तो एक्टर बनना चाहते थे। अच्छा। हमें हीरो बनना था, लेकिन वो साहित्य की एक विधा है जी। हमारे गांव में रामलीला हुआ करती है जी। तो वो लगभग 55-57 सालों से लगातार चल रही है। तो वहाँ से लिटरेचर से जुड़ने का थोड़ा सा रास्ता बना। और एक अच्छी बात ये भी रही कि माताजी नित्य पाठ किया करती हैं रामचरितमानस का प्रतिदिन। तो वो कुछ एक चौपाइयाँ मानस की ऐसी हैं जो अच्छी छाप छोड़ती हैं। तो ये सब चलता रहा उपक्रम। उसके बाद वही जीवन की उधेड़ बुन, पढ़ाई करो, फिर पैसे कमाओ, नौकरी करो, ये सब चलता रहा। और इसके बाद में मुझे लगा कि ऐसे तो जीवन ये करने के लिए तो हम पैदा नहीं हुए, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो कविताओं का लेखन तो चल ही रहा था, लेकिन वो स्वांता सुखाए वाला मामला था। लेकिन फिर धीरे धीरे वही, जैसे आपने कहा, फड़फड़ाहट। तो उसके बाद वो धीरे धीरे आग लग गई। और बाहर निकले जब दुनिया में, तो देखा कि हाँ ये तो ठीक है। आप 10,000 आदमी आपको एक बार में सुन रहा है, आपकी बात 10,000 लोगों तक एक बार में पहुंच रही है, तो एक आदमी तो मानेगा। एक श्रोता तो ऐसा होगा जो आपको एक सेकंड मानेगा। एक चीज़ ये भी आ जाती है, कई बार मैंने मंचों से भी टिप्पणियां सुनी, क्योंकि आपने 2 चीज़ों का तालमेल बिठाया कि मैं एक्टर बनना चाहता था और मैं कवि सम्मेलन के मंच पर आ गया,
मैंने काफ़ी बड़े कवियों से ये टिप्पणियाँ सुनी है कि एक एक्टर के लिए भी पूरी टीम काम करती है, बड़े तामझाम होते हैं, बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, और उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी पिक्चर को 3 घंटे लोग बैठ के देखे, मगर एक कवि अपनी मात्र कविताओं के थ्रू पूरी रात जगा लेता है। तो फिर आप इसमें आगे, तो आपको लगा कि संतुष्टि है कि हाँ सही जगह आ गया हूँ मैं? छोटी सी कसक तो रहती है जी, क्योंकि पहला प्यार तो वही था। हाँ, लेकिन यहाँ मुझे मंच पे अभिनय करने का भी अवसर मिल जाता है जी। आप वो उतना एक्शन वैक्शन तो नहीं होता, लेकिन आप जो भाव कह रहे हैं वो चेहरे पे दिख जाता है। और मुझे नहीं लगता कि मैं मंच पे केवल कविताएं ही पढ़ता हूँ, मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं मंच पे एक्टिंग भी करता हूँ। एक्टिंग भी करते हैं, सही सही। तो वो पूरी संतुष्टि है। और जब प्रतिक्रिया लोगों की आती है तो वो मुझे लगता है कि वो किसी भी स्तर से, अगर मैं एक्टिंग कर रहा होता या मैं एक्टर होता, तो वो ये वाली प्रतिक्रिया उस प्रतिक्रिया से किसी भी स्तर में कम नहीं आती। नहीं, अगर जैसे अब एक्टिंग का आपने कह ही दिया है तो चलिए मैं सवाल पूछता हूँ, क्योंकि एक्टिंग में भी आजकल हम देखें ना तो 2 बड़ी पैरेलल एक श्रेणियाँ दिखाई देती है कि एक तो जहाँ तमाम बड़े बड़े नामों के सुपरस्टार जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, और इसके साथ साथ अपनी लकीर को बड़े करते कुछ नाम, जिसमें मनोज वाजपेयी भी आता है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी आता है, जिसमें अभी एक नाम मैं भूल रहा हूँ, वो त्रिपाठी जी, वो पंकज त्रिपाठी आते हैं। तो अगर राम बधावर फिल्मों में जाते तो उनके रोल मॉडल कौन होते हैं? बड़ा ही किंतु परंतु वाला सवाल है, मगर बिल्कुल बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है। मैंने बचपन से ही बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिनको मैं फॉलो करता रहा, जिनको मैं देखता रहा, जिनको मैं पसंद करता हूँ, लेकिन मैं प्रभावित बहुत कम लोगों से हुआ। मैं जिस कलाकार से प्रभावित होता हूँ सबसे ज़्यादा, वो बहुत हालांकि बड़ा नाम है, सुनील ग्रोवर से बहुत प्रभावित होता हूँ। क्या बात है, क्योंकि उनमें जो वर्सेटैलिटी है वो बहुत मुश्किल है, रेयर है। और उसके बाद में जैसे जो आपने ये सब नाम लिए, ये सब अपने आप में बड़े लोग हैं, इनके लिए टिप्पणी करने का अधिकार मैं अब नहीं रखता जी। यदि मैं उस क्षेत्र से बराबर जुड़ा होता तब रखा होता। हाँ, अभी कवियों के विषय में टिप्पणी करने तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो लोग अच्छे। लेकिन हाँ, मेरा पसंदीदा कलाकार है जिनको मैं प्यार करता हूँ, ये मान लीजिए, वो सुनील ग्रोवर है। सुनील ग्रोवर है, बिल्कुल। बड़ा ही मतलब अभी उनको अभी भी लोग बहुत मिस करते हैं कि इन दिनों आ नहीं रहे हैं लगातार। तो ये जो आपका जो गेटअप है, ये गेटअप भी किसी विशेष कारण से है या फिल्मों से जुड़ाव था इस, तो थोड़ा कि हाँ चलो, क्योंकि अभी हम देखते हैं जैसे कि मुकेश जी मॉल में आते हैं तो बड़े ही सुसज्जित तरीके से आते हैं, तो इस तरह से वो भी अपनी कविताओं का और एक इस संवाद का एक जुड़ाव का माध्यम हो गया है। वो भी उसी का हिस्सा है आपका ये गेटअप? मैं जिन दिनों थिएटर कर रहा था तो हमारे जो गुरुजी थे उनका ये कहना था कि आपकी प्रस्तुति पांडाल में घुसते ही शुरू हो जाती है, मंच पे पहुंचते हो तब नहीं होती, तब तो चरम पे होती है। आपके ऊपर दर्शकों की निगाह पड़े, चाहे वो भले ही थिएटर के बाहर पड़े, बस आपकी एक्टिंग वहीं से शुरू हो गई, आपकी प्रस्तुति वहाँ से शुरू हो गई। पहली बात तो ये। दूसरा कारण ये कि मुझे भी भेष बदलने में मज़ा आता है। अच्छा। मैं एक ही रूप में ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, वो बात है। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जब मैं पद्मावती प्रबंध काव्य लिख रहा था, उन्हीं दिनों एक चरित्र मेरे संज्ञान में और आया, और वो थे बाजीराव पेशवा। 19 वर्ष की अवस्था में वो नौजवान मराठा साम्राज्य का पेशवा बना जी, और 39 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इन 20-22 सालों के अंतराल में 44 लड़ाइयाँ लड़ी, एक भी नहीं हारे। अच्छा, क्या बात। 350 से ज़्यादा किले मराठा साम्राज्य में शामिल कर दिए। ऐसे अद्वितीय योद्धा का इतिहास केवल एक पन्ने में सिमट के रह गया। वो तो एक फिल्म बन गई तो लोग जान भी गए, वरना लोग जानते भी नहीं। और जो लोग बाजीराव को केवल मस्तानी के साथ जोड़ के देखते हैं, या जो इतिहास उनको केवल मस्तानी के साथ जोड़ के दिखाता है, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि 20 साल में 44 लड़ाइयाँ लड़ी, हर 6 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में एक लड़ाई जिसने लड़ी, उसके पास ये सब करने का अवसर था क्या? सही बात। ये कोई डंडे लाठी वाली लड़ाई नहीं थी जो गली नुक्कड़ों पे लड़ी गई हो। पुणे से चलकर दिल्ली तक धाक जमाने दानी में ये बड़े युद्ध थे, चाहे वो हैदराबाद की उससे निज़ाम से रहे हों, चाहे दिल्ली से रहे हों, तो उनके पास ये सब करने का अवसर था नहीं। वो केवल विशुद्ध कट्टर योद्धा थे। और उसके साथ साथ एक चीज़ और है, हमारे समाज को वो बात बहुत प्रभावित करती है। अक्सर लोग ये कह देते हैं कि 1857 से पहले और उसके बाद भी ये जो जातिवाद है कि ब्राह्मणों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, ये भी कहा जाता है। ब्राह्मणों ने नहीं लड़ी, वो तो अंग्रेज़ों का साथ देते रहे, ये सब कहते हैं। तो इससे समाज में वैमनस्यता फैलती है। जो लोग ये कहते हैं,
मैं राजपूत परिवार में पैदा हुआ, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने कुछ नहीं किया, वो बाजीराव पेशवा को पढ़ें जी। और इसके अलावा भी जो अन्य अन्य जातियाँ हैं उन सबके हीरो हैं, बस हम अपने हीरोज़ को भूल गए हैं। हीरोज़ को भूल गए। तो मेरा तो वो जो लिख रहा था मैं, बात पूरी नहीं हुई, वो बाजीराव पेशवा में रह गए। तो वो प्रबंध का भी जब लिखना शुरू किया तो मैंने बाजीराव पेशवा को लिखना शुरू किया, तो संकल्प लिया कि अब जब तक ये किताब पूरी नहीं हो जाएगी तब तक बाल नहीं कटाऊंगा। हालांकि ये बचकाना है, मुझे ये अच्छा भी लगता है। अब वो पूरी होगी तो देखेंगे, और नहीं भी देखेंगे तो कोई कसम थोड़ी का ही कटा। वैसे अच्छा गेटअप अच्छा है। वैसे हम तो चाहते हैं कि वो काव्य भी पूरा हो मगर गेटअप आपका फिर भी ऐसा ही अच्छा बना रहे। एक अभी आपने बात कही, वो बात बड़ी ज़रूरी होती। कल काव्य पाठ में मैंने जब सुना, आप पूरा एक चित्तौड़ से जुड़े हुआ एक पूरा वृतांत सुना रहे थे, उसमें आपने कहा था कि दिल्ली का प्रसंग है और आपने कहा नहीं ये इसमें किंतु परंतु वाला है। तो हमको अभी भी आप कह रहे हैं कि बाजीराव पेशवा को पढ़ना चाहिए, उनसे जुड़े हुए सटीक तथ्य सिर्फ एक पन्ने में समेट के रख दिए गए। तो आपको लगता है कि जब कवि मंच पे खड़ा होता है ना, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता, वो अपने सुनने वालों और अपने लोगों तक सटीक चीज़ें पहुंचाए? जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है कि हम जिस मंच पर खड़े होकर कविता पाठ कर रहे हैं, उस मंच पर हम ये मान के चलते हैं कि माँ शारदा का प्राकट्य है, तो झूठ तो आप नहीं बोल सकते। और अगर आप फिर भी झूठ बोल रहे हैं तो आप ये तय मानिए कि शब्द ब्रह्म है। अगर ये आपको वरदान दे रहा है तो ये आपको श्राप भी देगा। मानस पीयूष एक किताब है जो चित्रकूट से चलती है, उसमें गणों के प्रभाव, जो हम गणना करते हैं शब्दों को, गण बनते हैं, आपको तो पता है जी। तो वो गणों का प्रभाव अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अगर अशुभ गणों के साथ छेड़छाड़ करोगे जी, तो ऐसे बहुत सारे राइटर हैं देश भर में, पूरी दुनिया में हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया और कहीं चूक कर गए, शब्द के साथ खिलवाड़ कर गए। परिस्थितियाँ ये हो गई कि कुछ प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए, रोगों को प्राप्त हो गए और निर्धन हो गए, दरिद्रता को प्राप्त हो गए, अपयश मिलने लग गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो जिम्मेदारी ये, इसके साथ खेलना बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं अमूमन मंचों पे इन दिनों देख रहा हूँ, हालांकि मेरा अनुभव बहुत कम है, लेकिन बहुत सारे नए लोग आते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत आसान है। ये आसान नहीं है, ये आपको खा जाएगा ये जिसके साथ छेड़छाड़ करोगे। और ये हमारे सामने कई सारे उदाहरण हैं, अब नाम लेना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कल थे 10 दिन बाद दिखाई नहीं दिए कहाँ चले गए। सही बात। तो जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है। दूसरी बात, आपको 5000, 4000, 10,000 आदमी अपने 5 घंटे 4 घंटे खराब करके सुन रहा है, तो अगर 5000 आदमी सुन रहा है तो 5000 में 4 घंटे का गुणा कर दीजिए, इतना घंटा देश का बर्बाद हो गया जी। तो आपकी जिम्मेदारी यूँ भी बनती है कि उनका सदुपयोग कर दिया जाए जी। पहली कविता याद है, पहली पंक्ति की, मतलब ये यहाँ से मैंने कलम पकड़ के शुरुआत की थी? पहली पंक्ति मुझे धुंधली सी याद है, एक ही पंक्ति मुझे याद है कि धोखा वहीं होता है जहाँ खूबसूरती होती है। ये पहली पंक्ति मैंने लिखी थी, फिर उसके बाद चलता गया क्रम धीरे 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 धीरे। ये अपने पंक्ति बताइए। इस पंक्ति को अगर मैं समझूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ी, क्या कहते हैं हम, श्रृंगार या इससे आसपास कहीं कुछ टटोले, ये धीरे धीरे। आप बात सही कह रहे हो, वीर रस की पटरी पर कहाँ से आया? श्रृंगार ही था, लेकिन उसमें भी विद्रोह था। विद्रोह था, बिल्कुल। इस पंक्ति से समझ गया मैं, बगावती आशिक के तेवर थे वो शुरुआत में ऐसे ही था, फिर उसके बाद में ये चलता रहा। चूँकि मेरे जो बड़े भाई साहब हैं, सबसे बड़े वाले धीरेन्द्र सिंह जी, वो उनको कविताएं सुनने का बड़ा शौक है जी। तो अपने कॉलेज के टाइम पे उन्होंने डायरी मेंटेन की थी, जिसमें और अन्य अन्य शायरों की, वसीम भाई बोलते नहीं आपको कि यार मैं तो नहीं लिख पाया, तुम आगे बढ़ गए यार। तो वो क्या बोलते हैं, तो उन्होंने वो दूसरों की गज़लें, कविताएं नोट करके डायरी में रखते थे, तो वो डायरी मेरे हाथ से चढ़ गई जी। तो हम कहा अरे काम तो ये है मैं तो पता नहीं क्या कर रहा हूँ। तो फिर उसी पैटर्न में धीरे 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 चलता गया। फिर हाथ से भी लिखा कुछ दिन, लेकिन फिर अखबार पढ़ोगे आप, फिर वो जैसा चिंतन होता है आपका, वो चीज़ सामने निकल के आती है। फिर 2-1 लोगों ने मुझसे कहा, अभी हमारे कवि मित्रों ने जिनका सपोर्ट रहा, उन्होंने कहा कि कुछ मौलिक काम करो। अब मुझे पता ही नहीं मौलिकता क्या होती है, अब मैं इंटरनेट में ढूंढ रहा हूँ मौलिक क्या। फिर धीरे धीरे पता चला, तो फिर मैंने परिवार एक रचना लिखी, उसने धीरे धीरे आगे काम कर दिया। वो पसंद आई श्रोताओं को, बहुत अच्छी लगी, क्योंकि परिवार पे विस्तृत कविता नहीं थी, 4-4 लाइनें थी सबकी। नहीं तो बड़े भाई साहब अभी भी डायरी मेंटेन करते हैं? अब नहीं करते, अब तो वो बड़ा जिम्मेदारियों की बोझ के तले दब गए हैं। अच्छा, नहीं, मैं चाहता था कि डायरी, उस डायरी में राम बधावर की कोई कविता है या नहीं है?
हो तो सकती है लेकिन अभी मैंने बहुत दिनों से देखी नहीं है, इस बार देखूंगा, आपने अच्छा याद दिलाया। अब एक थोड़ा सा प्रसंग, क्योंकि माँ पद्मिनी से जुड़ा हुआ आपने एक बहुत बेहतरीन कविता लिखी। राजस्थान अमूमन मेरे को लगता है कि जो आपकी विधा में कविता लिखते हैं उनके लिए बड़ा ही एक रोचक और प्रेरक बिल्कुल सही। दोनों ही विषय होता है। तो एक कवि और एक उत्तर प्रदेश के युवा के रूप में आप राजस्थान को कैसे देखते हैं? राजस्थान के चरण तो पूरे भारतवर्ष को धो के पीने चाहिए जी। क्योंकि जितने भी प्रारंभ से लेके यहाँ से चला तो राजपूताना ही टकराता रहा, राजस्थानी टकराता रहा। एक बात ये भी कही जाती है कि केवल राजपूत ही लड़े, ऐसा नहीं है, राजस्थान की चींटी भी लड़ी जी उस समय। हाँ, तो ये तो करना ही चाहिए सभी को, चाहे वो गीतकार हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। भाई जो लोग हमारे लिए चले गए, हम उनके ही ऋणी नहीं रह पाए। अगर ये स्वीकार नहीं कर पाए तो फिर हम बहुत छोटे दिल के आदमी हैं जी। और फिर तो हम कभी भी अपने देश के शौर्य और पराक्रम को सम्मान तो नहीं दे पाएंगे जी। तो राजस्थान अपने आप में है। और मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व का स्वाभिमान एक तरफ और भारतवर्ष का स्वाभिमान एक तरफ, और भारतवर्ष का स्वाभिमान एक तरफ, राजस्थान का स्वाभिमान एक तरफ। आक्रांता मराठा, वो आक्रांता दक्षिण में तो बाद में पहुँचे, पहले तो राजस्थान ही खप गया पूरा जी। ये छोटी बात नहीं थी। तो ये विषय कहाँ से आया कि मैं माँ पद्मिनी पर लिखूंगा? क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे विषय हैं। ये विषय एक ऐसा था कि इस पर लिखा भी खूब गया। हाँ, खूब लिखा गया। मगर आपको ऐसा कैसे लगा कि यार ये विषय ऐसा है कि ये मैं उससे जुड़ूंगा? और उसमें यूँ भी है कि जब मैं ये कहानियाँ पढ़ता हूँ, ये किस्से सुनता हूँ, ये कविताएं सुनता हूँ, तो हालांकि एक बड़ा ही बृहद विषय है जिसमें गोरा बादल जहाँ जैसे किरदार जहाँ आ गए, तो वो तो वैसे अमरतम कहानियाँ ऐसी हो गई जो बच्चों तक पहुँचनी चाहिए। तो आपको ये विषय कैसे चयन किया आपने? मैं कॉलेज से पास आउट हुआ, तब तक मुझे नहीं पता था कि पद्मावती की कहानी क्या है। हाँ, ये ज़रूर जानता था कि जौहर हुआ था, इतना पता था। फिर एक फिल्म बनी तो दंगे बंगे हुए उसमें। उसके बाद में मैंने देखा, फिर पढ़ा, फिल्म देखी, उनका यार ऐसे तो ये हमारे इतिहास का नाश कर देंगे। अब मैं जो कविता पढ़ रहा हूँ वो नहीं माने सरकार, उसको इतिहास नहीं माने, ऑथेंटिक नहीं माने, लेकिन जनमानस तो मानेगा, बिल्कुल मानेगा। आज नहीं वो मानेगा। ये जब तक पद्मावती का नाम लिया जाएगा तब तक ये रचना तो संज्ञान में रहेगी, और कोई तो होगा जो मेरी विचारधारा का होगा, जो कहेगा कि नहीं ये बात ठीक कह रहे हैं। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की और इसको शुरू किया, और इसके लिखने का एक फ़ायदा भी है जी। हालांकि ये सीक्रेट है लेकिन मैं बता रहा हूँ, कलमकार को सहूलियत मिल जाती है जी। जब आप किसी बड़े व्यक्तित्व के लिए लिखते हैं तो आपसे ज़्यादा उसका असर होता है, आपसे ज़्यादा आपकी कला से ज़्यादा उसका प्रभाव होता है। सही बात करें आप। तो इसलिए भी इन सब का ऋणी रहना चाहिए और इन सब के लिखना चाहिए। आप राजसमंद में हैं, आपने कवि सम्मेलन में भी आए, मगर आप राजसमंद में 1 या 2 दिनों से हैं जितनी मेरे को जानकारी है, क्योंकि सुनील जी भाई साहब के घर पे भी रुके। वो तो हमारे प्रभु द्वारकाधीश जी के बिल्कुल समीप उनका मकान है। माता अन्नपूर्णा के भी गए, आपने झील भी देखी। शहर कैसा लगा हमारा? शहर अद्भुत है, पहली बात तो अद्भुत है ही, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ केवल राजसमंद ही क्या जी, मैं तो राजस्थान में घुसता हूँ तो मेरी बाँझें खिल जाती हैं। ऊपर से ये तो इतना शानदार है। मैंने झील देखी, द्वारका, वो मुझे ले नहीं गए सुनील भैया, मैं तो शाम को जा पाया, पुष्पेंद्र भाई आए तब, इसलिए मैं आज रोका भी है, शाम को मैं वहाँ जाऊँगा। बहुत अद्भुत शहर है, बहुत शानदार। अब एक आखिरी सवाल अगर हम पूछें तो अभी भी कहीं वो एक्टर बनने की ख्वाहिश है, और वो अगर हम उन तमाम चीज़ों को टटोले तो अब आगे यहाँ से इन राम भदावर अपने को कहाँ देखते हैं? अब मैं चाहूँगा भी तो ये कविताएं मुझे नहीं छोड़ेंगी जी। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कसर तो है मन में। ये तो रहता है कि अपन भी पर्दे पे दिखें, लेकिन अब उतनी लालसा नहीं बची जितनी दीवानगी पहले थी जी। क्योंकि वो जो इच्छा है वो मंच पे पूरी हो जाती है। लोग आते हैं, कल भी काफ़ी युवा मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे थे। 2-4 लोगों को मैंने सुनील जी भाई साहब के घर पे भी भेजा था, मंच पे भी लगातार चल रहा था कि अरे फ़ोटो लेना है, फ़ोटो लेना। एक सेलिब्रिटी वाली बात तो वैसे भी उस वक्त यूँ महसूस हो जाती है, और वो भी ऐसी सार्थक कविताओं के माध्यम से। अगर हमारे कुछ ऐसे लोग निकले जो हमारे साथ फिर खड़े रहना पसंद करें, हमारे साथ फ़ोटो, तो वो एक अपने आप में एक अद्भुत एहसास होता होगा। बहुत शानदार, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। आप तो खुद भी कवि हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं जी,
लेकिन जब आपको सारी सुख सुविधाएं, सम्मान सब एक तरफ है, लेकिन जब आपको कोई एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे पहचान लेता है जी, तो तब लगता है कि नहीं, कुछ तो हमने कर दिया, कुछ तो हमने कर दिया। ये बहुत आवश्यक है। और अब मुझे नहीं लगता कि अब मैं वहाँ फिट भी हो पाऊँगा, अदायगी में फिट भी हो पाऊँगा, क्योंकि अब जो विचारधारा मेरी बन गई है से मेरा तात्पर्य ये है कि जो मैंने चयन कर लिया है वो वहाँ नहीं चल सकता। नहीं, पर बदलाव तो अब वहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। अब लोगों को चीज़ें स्वीकार तो करनी ही पड़ेगी। बदलाव दिख रहे हैं। देखो अब कुदरत क्या कराती है, माँ क्या आदेश करती है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी इसी में है। आखिर में मैं चाहूँगा कि जो नए साहित्यकार चाहते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि एक मंच, जैसा कि आपने कहा ना कि बड़ी एक चकाचौंध भरा वातावरण है। आज कवि सम्मेलन के मंच भी बड़ी एक ऐसा हो गया है कि चकाचौंध, आदमी हर व्यक्ति वहाँ जाना चाहता है, दिखना चाहता है, मगर लिखना नहीं चाहता। हाँ, बिल्कुल सही। उन नए साहित्यकार वहाँ स्थापित हो सके और बेहतर तरीके से स्थापित हो सके, उनके लिए आप क्या कहेंगे उनको? हालांकि ये प्रश्न मेरी आयु से बड़ा है, लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनमें मैं जो एक बड़ी कमी देख रहा हूँ, सबसे बड़ी कमी, पहली बड़ी कमी तो ये है कि उनके अंदर इतनी जिज्ञासा है मंच पर खड़े होने की, इतना लालायित हैं वो कि वो लालसा उन्हें कुछ करने नहीं देती। जबकि साहित्यकार का, कवि का, कलाकार का गुण तो ठहराव होना चाहिए, उसे धैर्य होना चाहिए कि थोड़ा रुक के करेंगे, आराम से करेंगे, तरीके से करेंगे। ये जो लालसा है ये इनको भटका रही है। इसके एवज में, इसके चलते ये न तो पढ़ पा रहे हैं और ना ही ये अच्छा लिख पा रहे हैं। कल भी मंच पर और इससे पहले भी हर मंच पर कोई ना कोई नए लोग होते हैं। ये अच्छी बात है कि आप मंच पर आके आपने कुछ 4 से 10 लाइनें, 20 लाइनें बोली, ये अच्छी बात है जी। मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। लेकिन आप समय मत खराब करो अपना भी, और आपने जिस एक काबिल आदमी की जगह भर दी, सही बात, उसका बेचारे का नुकसान कर दिया आपने। तो पहले अध्ययन कर लो और तबीयत से कर लो। मैं तो कहता हूँ कि कम से कम अगर आपके अंदर कवि हृदय हैं, आपके अंदर कवि वाले थोड़े से भी गुण हैं, आप तुकांत मिला लेते हैं पंक्तियों को, तो आपको कम से कम 1 साल तक निरंतर अध्ययन करना चाहिए, केवल और केवल अध्ययन करना चाहिए। तब आप ये चयन कर पाएंगे कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। कविता वास्तविकता में है क्या, जो लाइनें जोड़ देना नहीं है। आपने जैसे कल सुना वो कविता थी जी। आपने जो समयानुकूल अपने शहर के लिए जो भी बातें कही वो कविता थी। ऐसा नहीं है कि छंद में हो तब भी हो। हालांकि शिशु जी तो ये कहते हैं कि कोई भी कृति आकृति के बिना अधूरी है जी। पैटर्न नहीं है तो फिर क्या है। कोई भी कृति आकृति के बिना अधूरी है। संदेश हमें यह प्रकृति सदैव दिया करती, कहने को गद्य काव्य भी कविता होती है। रस तो उसमें भी होता है, कहने को गद्य काव्य भी कविता होती है, लेकिन वह छंद विहीन कभी न जिया करती। जी। अंजुलि मात्र हो या कि पात्र हो मणियों का, कुछ पीने को हो सुधा तभी तो पी जाए। पिंगल की मुट्ठी से जब कोई छंद बने, जिसके द्वारा कविता हृदयंगम की जाए। सही बात। ओ विद्यालय के पाठों के रट्टू तो जी, गूदा निकाल कर रखो पहले भेजे का, तब शायद जान सको कि छंद के प्याले में कवि लाया कितना अर्क निचोड़ कलेजे का। क्या बात। कविता वह कामधेनु है जिसके चारों चरण सर्वदा कल्पना वन में विचरण करते हैं। यूँ तो छंदों से पूरी बंधन मुक्ता है, फिर भी छंदों में उसके रूप निखरते हैं जी। कविता वह है जो वीर भगीरथ के रथ के पीछे पीछे लालायित आती है। स्वानता सुखाय की सीमा से आगे बढ़कर बहुजन हिताय हो सगर कुमार जियाती है। तो ये स्वानता सिखाए कि भाव को अंदर थोड़ा पाल लेंगे तब फिर वो बहुजन हिताय होगी। नए लोगों को केवल इतना करना चाहिए, पहले अध्ययन करें और धैर्य धारण करें। आप छोटी सी डिग्री लेने जाते हैं तो 3 से 4 साल 5 साल लग जाते हैं जी। आप नौकरी करते हैं तो आपको 8 घंटे देने पड़ते हैं, 1 घंटे तो दे दो थोड़ा समय कविता के लिए निकालो और साल 1.5 साल अध्ययन करें, उसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, अपने आप सब हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने राम बधावर जी को कविताएं पढ़ते, इनको मंचों से बड़ी बेबाक होकर बोलते काफ़ी बार सुना। आज कोशिश कर रहे हैं कि इस इंटरव्यू के माध्यम से उनके जीवन से जुड़े हुए बाकी कुछ पहलू भी आप तक लेकर आए। हालांकि आपने बताया कि आप एक एक्टर बनना चाहते थे, बॉलीवुड तक नहीं जा पाए, उस अदाकारी की दुनिया में नहीं जा पाए, मगर जिस तरह से ये मंचों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे इस कार्यक्रम के अंत में ये कहने में ज़रा भी हिचक नहीं है कि आप हमारे हीरो बिल्कुल बड़े ही बेहतरीन तरीके से स्थापित हो चुके हैं। जी हाँ, आप हमारे हीरो हैं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।
आप सभी को बहुत नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।